वेलकम बैक बच्चों। आज जो है हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में बच्चों की डिमांड थी, पर्सनल मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि सर जो है हमारे 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में जो लाइट का पोर्शन है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा फ्रंट ओवरव्यू भी बता दें और उसके बाद उनका जो बेसिक चैप्टर है, जो भी हमारे लॉज वगैरह हैं, वो सब हम लोग इसके बाद सीखेंगे। ठीक है, तो बच्चों के डिमांड पे हमने ये टॉपिक बताया, जबकि हमारा अभी बनाना जो नेक्स्ट वीडियो था वो था रेजिस्टेंस के थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमें करने सिखाने थे बच्चों को, लेकिन उसको थोड़ा सा रोक दिया है, होल्ड कर दिया है मैंने। उसको अगले वीडियो में या 1-2 दिन बाद के वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक आज हम लोग सीखते हैं रे ऑप्टिक्स में। चलो पहले ऑप्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ऑप्टिक्स हमारा होता क्या है। तो ऑप्टिक्स जो है ना, स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में जो हम स्टडी करते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट का प्रोडक्शन यानी सोर्स क्या है, लाइट प्रोपगेट कैसे करता है हमारा मीडियम में, इस बारे में हम जो स्टडी करते हैं वो हमारा ऑप्टिक्स को डील करता है। अब चूंकि ऑप्टिक्स हमारा डिवाइड है 2 अलग अलग ब्रांच में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का नेचर पढ़ते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इसके कॉन्सेप्ट पे हमारे 2 फिनोमिना प्रूव होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव होता है। उसके बाद हमारी आ जाती है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में लाइट को बताएगा कि लाइट जो हमारा मीडियम में ट्रेवल करता है यानी प्रोपगेट करता है, वे वेव फॉर्म में प्रोपगेट करता है और एक लीनियर पाथ पे प्रोपगेट नहीं करता या इसकी तरह प्रोपगेट नहीं करता रे ऑप्टिक्स की तरह। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट को बताया गया कि वो वेव फॉर्म में मीडियम में प्रोपगेट करता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। ठीक है, और इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें बहुत सारे वेवलेंथ रेंज एक साथ ट्रेवल करते हैं, यानी गामा से लेके रेडियो वेव तक इंक्लूड है और सारे के सारे। लेकिन उसमें से केवल जो विजिबल जोन है वो एकदम अलग है, यानी विब्ग्योर वाला जो है वॉयलेट से लेके रेड तक वाले वेवलेंथ जो हैं यही केवल हमारा विजिबल है, यानी अल्ट्रावायलेट से पहले और अल्ट्रावायलेट के बाद और इंफ्रारेड से पहले, यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के जो बीच का जोन है, यानी बीच की जो हमारी वेवलेंथ है वहीं केवल विजिबल रेंज में आती हैं, बाकी सब विजिबल रेंज से बाहर की हैं। ठीक है, तो इसमें वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को कंसीडर करते हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हुए ये सारी फिनोमिना हमारी प्रूफ की गई, जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चलो कि एक जो हमने लिख रखा है यहाँ पे एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है। रे ऑप्टिक्स क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में जो हमारा लाइट है ये क्या होता है। तो लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। दूसरा डिफिनेशन भी मैंने लिख रखा है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, लैम्प, कैंडल एक्सेट्रा दैट अलाउ टू सी एनीथिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो चीज़ हमें हेल्प करती है दैट इज़ लाइट एनर्जी। ठीक है, तो ये सब तो हमारा एक नॉर्मल सा ओवरव्यू था जो कि हो गया। इसके बाद लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट हमारा रिफ्लेक्शन को कैसे शो करता है, रिफ्रैक्शन कैसे लाइट में होता है, तो ये सब हम लोग अब सीखते हैं। चलो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है बच्चों कि मान लो कि अगर ये कोई हमारा एक सरफेस है या ये कह लो ये हमारा कोई एक मिरर है और इस मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो जब रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट किया तो इंसिडेंट करने के बाद क्या होगा, मिरर तो उसको वो अंदर जाने नहीं देगा। ये वैसे ही होता है जैसे कि मान लो कि ये एक हमारा वॉल है, ये हमारा एक वॉल है और कोई लड़का, कोई ये कलुआ मान लो इसको, ये कलुआ अपने हाथ में बॉल लिया एक हाथ से और इसको दीवार पे दे मारा, तो दीवार क्या करेगा, वॉल क्या करेगा कि भाई बॉल यहाँ स्ट्राइक किया और फिर वापस आएगा उसी मीडियम में। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइट भी बिहेव करता है और इसी चीज़ को कि वॉल पे टकराना और टकरा के वापस आना, यही है रिफ्लेक्शन। यही है रिफ्लेक्शन कि किसी चीज़ पे टकराना और उसके बाद वापस आ जाना उसी मीडियम में जिस मीडियम से स्टार्ट किया था जर्नी। ठीक है, तो यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, या पहले अभी देख लो कि अगर जैसे देखा कि एक लाइट एक हमारे मिरर पे इंसिडेंट होता है तो मिरर क्या करता है, उसको उसी मीडियम में वापस भेज देता है, उसी मीडियम में वापस भेज देता है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ और कर्व्ड सरफेस। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ और कर्व्ड सरफेस। ठीक है,
ये हमारा क्या है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जो लाइट हमारी मीडियम उस सरफेस पे स्ट्राइक करती है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो रे मीडियम पे उस मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद, सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस उसी मीडियम में जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। विजिबल है क्या ये, इसको ब्लैक से लिख देता हूं मैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे इंसिडेंट हुआ तो सरफेस के साथ अगर हम कोई ऐसा प्लेन एज्यूम करें, ऐसा प्लेन वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी ये जो मिरर वाला सरफेस है इससे अगर कोई ऐसा सीधा प्लेन अगर हम एज्यूम करें तो इस वाले लाइन को यह नॉर्मल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। याद रहे, फिगर को बड़े अच्छे से और ध्यान से देखना। तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डिफिनेशन बताई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ स्मूथ और कर्व सरफेस टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने आपको ये एक फिगर बनाया कि हमारा फिगर क्या है, कैसा है। इस मिरर को आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी नाम दे सकते हो। ये हमारा वैसे हमने मिरर बना रखा है, इसका नाम आप लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी दे सकते हो। इसका नाम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी आप इसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझो, इसमें क्या होता है कि इसके लॉज पे चलते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट में रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है। रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ ये कहता है कि जो रे इंसिडेंट करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर प्लेन हमने ड्रॉ किया है, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ऑल दीज आर, ये कह लो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज लाइज इन अ सेम प्लेन। ठीक है, पहला लॉ हमारा क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all these are lies in a same plane. All these are lies in a same plane. ये हमारा पहला लॉ है। लॉ फिर से ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो आपने नॉर्मल ड्रॉ किया है, दिस नॉर्मल, ऑल दीज थ्री आर लाइज इन अ सेम प्लेन। दूसरा लॉ हमारा क्या कहता है, दूसरा लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, दैट इज ये, इसको लिखते हैं आई और इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल है, इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इसका नेमिंग कर दिया जाए, मान लो कि ये ए है, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया जाए और ये हमारा बी है और नॉर्मल को हम एन रख दें, तो हम एंगल आई बनेगा ए ओ एन, दैट इज एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन, इज इक्वल टू एंगल बी ओ एन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ हमारा ये है कि लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था, ये हमारे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में, रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है। ठीक, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पूरा लॉ और पूरा फिगर आप लोग एज इट इज नोट कर सकते हो। अच्छा खैर, रिफ्लेक्शन में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। चलो उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मान लिया जाए कि ये एक स्मूथ और प्लेन सरफेस है, ये हमारा एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा है, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग
सरफेस है, ठीक है। और यहां पे कोई हमारा कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपको कैसा सरफेस दिख रहा है, कर्व्ड है, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहां पे अगर हम पैरेलल रेज इंसिडेंट कराएं और इस पे भी हम सेम पैरेलल रेज इंसिडेंट कराएं, सच एज देखो 1 2 3, क्या ये दिखने में आ रहा है, क्या ये दिखने में आ रहा है, ठीक। तो आपने देखा कि 1 2 3 ये 3 रेज हैं जो किसी सोर्स से ट्रेवल कर रही है और इस मिरर पे स्ट्राइक की, प्लेन स्मूथ सरफेस पे स्ट्राइक की, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये तीनों अगेन पैरेलल ही रहती हैं। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये अगेन तीनों पैरेलल ही रहते हैं। फर्स्ट वाला ये है, इसको 1 डैश कर दिया, इसको 2 डैश कर दिया और इसको 3 डैश कर दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पैरेलल ही हैं। तो इस वाले रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब अगर देखो मान लो कि यहां पे इस वाले सरफेस पे भी 3 रेज स्ट्राइक करती हैं, 1 2 और 3, 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होता है कि जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट किया है वहां पे आप यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ किया, जितना एंगल ये होना चाहिए नॉर्मल के साथ उतना ही ये होना चाहिए। यहाँ पे भी हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ पे जितना एंगल ये होना चाहिए उतना ये होना चाहिए। यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, जितना ये एंगल होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए। इन तीनों केस में यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि भैया अब कर्व सरफेस है, अब कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें। तो हम क्या करते हैं, कोई भी कर्व सरफेस होता है तो पहले सीख लो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक सर्कल ही क्यों न है, और इस सर्कल के किसी सरफेस पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, विजिबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है। देखो अगर जैसे मान लो ये कोई एक कर्व सरफेस है और इस पे हमें कहीं पे या इस पॉइंट पे हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब उस टेंजेंट वाले सरफेस के साथ आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो जब कर्व सरफेस होता है तो कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट से एक टेंजेंट पास करा दो और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन हमारी जो होगी वो उसका नॉर्मल का काम करेगी, इस सरफेस और इस पॉइंट के साथ नॉर्मल का काम करेगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, हर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। तो बराबर किया जाता है। देखो अब यहाँ पे हमने देखा भाई इस पॉइंट पे हमको ड्रॉ करना है नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमको कुछ ऐसा मिल रहा है, ये नॉर्मल कुछ ऐसा मिला। अब ये रे आई और रे आने के बाद जाएगी किधर भाई, जितना एंगल यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है उतना ही एंगल तो इधर बनाएगी, तो उतना ही एंगल हमने बना लिया, ठीक। अब ये रे देखो किधर जा रही है, इधर जा रही, सेकेंड वाली, इसको सेकेंड डैश लिख दिया, यानी सेकेंड इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है उसको हमने 2 डैश लिखा है सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ की। अब रे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे इतनी एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो उतनी ही एंगल बनाएगी, उतनी एंगल बना के ये इधर चली गई, ये थर्ड डैश हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले पे हम चेक कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि जिस तरह एंगल पे रे हमारे इंसिडेंट कर रही है उसी पे हमारा नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे वो भी इसी पे आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पे ये स्ट्राइक किया है सीधे सीधे सरफेस के साथ। तो इसमें जो फर्स्ट वाली रे का रिफ्लेक्टेड पोर्शन है वो भी इसी पे लाई करेगा, ठीक। तो अब देखा क्या हमने, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि तीनों पैरेलल रे इंसिडेंट की, रिफ्लेक्शन के बाद ऑल दीज आर पैरेलल अगेन। इसमें क्या देखा कि पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द कर्व्ड सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इधर ही जा रहा है, जिस पाथ से ट्रेवल करके आया है ये उसी पाथ पे जा रहा है। ये वाली जो रेखा है या ये वाली जो लाइट की रे है ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट की, ये इधर जाने लगी, ये यहाँ पे इंसिडेंट की, ये इधर जाने लगी। तो ये जो 1 डैश 2 डैश और 3 डैश है ये आपस में पैरेलल नहीं है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। सो दैट्स व्हाई this type of reflection is known as irregular reflection. This type of reflection is known as irregular reflection. Irregular reflection.
तो याद रखना कि रिफ्लेक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। हम लोगों ने पढ़ लिए इसके दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट at the point of incidence lies in a same plane, and number 2 angle of incidence is always equal to the angle of reflection। ठीक है, and there are 2 type of reflection, ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, और याद रहे रे का हिंदी वर्जन रेखा होता है। चलो बच्चों, अब सीखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, पहले इसका फिगर हम बनाते हैं, फिगर में आपको समझाते हैं, फिर इसके डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। देखो, थ्री में बना दें क्या? चलो कुछ अलग सा फिगर बनाते हैं, नॉर्मल फिगर नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये सपोज एक ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास है। ठीक है, ग्लास मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के किसी एक अपर सरफेस है, ये क्या है, अपर सरफेस है, और ये इसका बॉटम सरफेस कह लो या लोअर सरफेस कह लो, ये लोअर सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस के किसी पॉइंट पे यानी अपर सरफेस पे कोई एक रे इंसिडेंट होती है इस तरीके से। अब ये इंसिडेंट हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है सरफेस के अपर सरफेस पे, वहां पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ किया भाई एक नॉर्मल यहाँ पे। ठीक, ये नॉर्मल है जो कि सरफेस के साथ कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है। इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, अपर सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। ये कुछ ऐसे है, समझो ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्टली ऐसे है कि ये हमारा सरफेस था और इस पे हमारा ये नॉर्मल हो गया, और रे हमारी कोई ऐसे आई है। ठीक, अब जब ये रे आई तो ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा का पूरा इस ग्लास सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो कुछ पोर्शन ऑफ द लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके जिस मीडियम से रे हमारी ट्रेवल करके आ रही थी उसी मीडियम में चली गई। लेकिन लाइट का कुछ पोर्शन इस ग्लास में इंटर कर जाता है। क्या कर जाता है, ग्लास के अंदर इंटर कर जाता है। अब ये इंटर करेगा तो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये बात समझो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रे का एक्चुअल पाथ तो भाई ऐसे सीधा सीधा, यानी रे को यहां से जाना कैसे चाहिए, रे को यहां से सीधे सीधे ऐसे निकलना चाहिए बाहर। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि रे हमारी जो ट्रेवल कर रही थी, सपोज वो एयर था और जिस मीडियम में अब इंटर कर रही है वो हमारा ग्लास है, तो उसका पाथ सीधा कैसे हो सकता है। ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। एयर हमारा ग्लास के कंपैरिजन में कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और एयर के कंपैरिजन में ग्लास हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम है। तो अब जब एक लाइट रे एयर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रहा है तो अब उसका पाथ सीधा नहीं होता है। अब वो क्या करता है कि ये जो हमारा नॉर्मल था, ये हमारा जो नॉर्मल है एन डैश, ये जो पाथ आपको दिख रहा है, ये जो नॉर्मल हमने यहाँ इस पॉइंट पे ड्रॉ किया है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, सपोज ये पी है, तो अब ये क्या करेगा कि भाई ये रेयर था, ये डेंसर था, तो इस केस में हमारा जो रे होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल से बेंड हो जाता है। अब ये बेंड होकर इधर आ गया, बॉटम सरफेस पे आ गया। अब कहाँ आ गया, बॉटम सरफेस के पे आ गया। ठीक है, ऊपर से ट्रेवल किया, जैसे डब्बा समझ लो ना इसको, कि एक कोई डब्बा था, अब ये कोई डब्बा है, यहां से ट्रेवल करके इसके बॉटम वाले सरफेस पे आ गया, तो ये बॉटम सरफेस पे आ गया रे। ठीक है, देखा क्या आपने कि ये नॉर्मल जो इसका एक्चुअल पाथ था उस पाथ पे रे ट्रेवल करके नहीं गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक गई है, और इस नॉर्मल से झुक के इधर आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब क्या करेंगे, बॉटम सरफेस से फिर हमारी यानी लोअर सरफेस से हमारी जो
रे है उसका कुछ पोर्शन जब यहाँ पे इंसिडेंट, तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाए। यहाँ पे भी हमें नॉर्मल फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा लोअर सरफेस के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना एकदम। अब जब इस लोअर सरफेस पे आ गई है तो अब ये इसको भी क्रॉस करके बाहर निकलेगी, यानी फिर से वो एयर में आएगी रे। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे इसका रे का पाथ तो ये था, अब ये रे का पाथ क्या था, ये था। अब चूंकि ये डेंसर था और ये रेयर मीडियम, अब ग्लास से रे इंटर कर रही है एयर में, तो अब ये फिर से बेंड होगी, लेकिन अब नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी बल्कि नॉर्मल से दूर चली जाएगी। नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो अब ये रे फिर से दूर हो जाती है, अब ये रे फिर से दूर हो जाती है। ऐसे समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो इसमें किस रे को क्या नाम देते हैं, कौन सा एंगल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये पूरा एक क्यूबॉइड टाइप का शेप था, एक पूरा ग्लास बॉडी क्यूबॉइड शेप का लिया मैंने, उसमें मैंने आपको ये चीज़ दिखाया। इस चीज़ को आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के साथ भी देख सकते हो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बड़ा आसान सा फिगर हो जाता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में बहुत ही आसान फिगर हो जाता है कि ये सपोज दैट अपर सरफेस है, यहाँ पे कोई रे आके ऐसे इंसिडेंट की, यहाँ हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया, रे का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, ठीक है। अब कुछ पोर्शन, चूंकि ये ग्लास था और ये एयर था, ये एयर है और ये हमारा ग्लास है, तो ग्लास में आने के बाद इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, लेकिन इस पाथ पे रे ट्रेवल ना करके वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाई। बेंड होने के बाद फिर इस सरफेस पे आई, यहाँ पे फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया। अब चूंकि रे को जाना किधर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था, लेकिन अब फाइनली ग्लास से फिर से रे हमारी एयर में इंटर कर रही है, तो अब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अब देखो इनिशियल पाथ ये था, फाइनल पाथ ये था, तो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है, ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है। ये पूरा क्यूबॉइड शेप का हमने बॉडी लिया, ग्लास लिया, और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप का लिया, ठीक है। इसमें पूरा अपर से बॉटम सरफेस पे कैसे गई, कैसे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये 3D फिगर टाइप का हमने कोशिश की कि आपको 3D में इस चीज़ को समझाया जाए, और ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर में हमने ये चीज़ आपको दिखाई। अब देखो यहाँ पे किस एंगल को क्या नाम देते हैं, कैसे देते हैं। नॉर्मल, पहला नॉर्मल था N1, ये दूसरा नॉर्मल है N2, ये इनिशियल रे का पहला पाथ था, इंसिडेंट रे का इनिशियल पाथ है, और ये जो रे इस पूरे ग्लास से होके बाहर निकली है ये ओ रे है। हर एक रे का अपना अलग अलग नाम है। इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये पहली जो रे है इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो ग्लास में इंटर की इस वाले रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसको रिफ्लेक्टेड नहीं बोलते हैं, ये रिफ्रैक्टेड है। और ये यहाँ पे इंसिडेंट करने के बाद जो रे इधर गई है ये हमारी रिफ्लेक्टेड है, ठीक। अब जो रे मीडियम से ग्लास से बाहर निकली है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे और इनिशियल पाथ के बीच में ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ है इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, कि इनिशियल पाथ उसका ये था और फाइनली जब रे ग्लास से बाहर निकली है तो इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा, ये रे चूंकि पैरेलल है यहाँ पे, क्योंकि ये मीडियम अलग अलग नहीं था, आइडेंटिकल मीडियम से इसलिए ऐसा हुआ, वरना अलग अलग भी हो सकता है, कुछ एंगल भी बन सकता है, पैरेलल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर पैरेलल है तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा है, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों रे के बीच का, उसको हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अब देखो एंगल की अगर हम बात करें तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल है इसको ई से लिखते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ आई जो है इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस है या एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ठीक है। फिर से ध्यान से सुन लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये एंगल जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और जो रे बाहर जा रही है फिर से एयर में आ रही है
उसके बीच और नॉर्मल के बीच में जो हमारा एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ध्यान देना तीनों को, आई आर ई। ठीक है, तो अब इसको फिर से लिख सकते हो कि जो एंगल आई था वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल आर डैश भी इसमें हमने लिया है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक, एंगल आर जो है एंगल ऑफ, सॉरी ये जो है रिफ्लेक्शन है, और आर जो है ये वाला एंगल आर, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हमारे ऐसे एंगल बन गए। अब बात करते हैं कि इतना सब कुछ रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा, तो देखो रिफ्रैक्शन की जो डिफिनेशन होती है वो तो मैंने बताया नहीं था, अब बता देते हैं कि इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्शन में जो जो होता है ये उसका फिगर है। फिगर का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब बता रहे हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम एंड इंटर टू अनदर मीडियम, कि एक मीडियम से चलते हुए दूसरे मीडियम में जब वो इंटर करती है, देन क्या होता है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। देन जो इंसिडेंट रे था अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। देन द इंसिडेंट रे डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से सुन लो कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स डेविएट फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुल मिला के यही है कि जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। और ये रिफ्रैक्शन का कंप्लीट फिगर है, ये इसी का 3D फिगर है। और ये पूरा क्यूबॉइड शेप का हमने ग्लास बॉडी लिया था और यह रेक्टेंगुलर लिया था। बेसिकली किताबों में ये बहुत कम मिलता है, ये वाला फिगर ज़्यादा मिलता है। आप दोनों में से कोई भी एक फिगर ड्रॉ कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो कि रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर से रेयर में क्या होता है, वो भी सीख लेते हैं। फिलहाल अभी आपने देखा वैसे यहाँ पे कि एयर हमारा रेयर मीडियम है, ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। तो जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो हमेशा इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रहे, इस चीज़ को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ और एक फिगर में मिटा देता हूँ। कोई एक तो मुझे मिटाना पड़ेगा, चलो इसी को मिटाता हूँ मैं थोड़ा सा। और देखना आप लोग, याद रखना कि जब रेयरर से डेंसर आप ट्रेवल करोगे, यानी रे हमारी कोई रेयरर मीडियम से डेंसर की तरफ जा रही होगी, तो उस केस में किधर बेंड होगी? रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरा कि जब रे डेंसर टू रेयर की बात करेंगे, डेंसर टू रेयर मीडियम की बात करेंगे, तो किधर बेंड होगी? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दोनों बातें याद रखना कि रेयर टू डेंसर के केस में रे हमारी बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर से रेयर में जाएंगे तो बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इस चीज को फिगर से भी ऐसे समझ सकते हो। कि सपोज हम मान लें कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, एक रे ऐसे इंसिडेंट की, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब रे का एक्चुअल पाथ क्या है? ये है, लेकिन रे इधर जाएगी नहीं, रे आएगी कहाँ से? ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मीडियम का बाउंड्री था, ये मीडियम का बाउंड्री है। बाउंड्री में जब दूसरे मीडियम में रे इंटर की तो ध्यान रहे रेयर से डेंसर में जा रही है तो बेंड हो गई इधर, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो उल्टा हो जाएगा। अब अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, मान लो
कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है नीचे वाला, इसको हमने, ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है, और ये रे थी। अब रे का एक्चुअल पाथ क्या है, ये है, रे का एक्चुअल पाथ क्या है, ये था। अब रे रेयर से, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अब इस पाथ पे नहीं इंटर करेगी, अब वो डेविएट होके इधर चली जाएगी। अब इस केस में हमारा ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो दोनों का हमने अलग अलग फिगर भी बना दिया, इसके साथ ये, इसके साथ ये, ठीक है। अब बात करेंगे इसके लॉ पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे, ठीक है। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि अगर कोई रे, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ सुनो, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, लाइज इन अ सेम प्लेन। यानी जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला था वो इसी की तरह सिमिलर है, उसमें केवल हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल दीज आर लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। तो ये पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन, लाइज इन अ सेम प्लेन, ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इनके दोनों के साइन वैल्यू का रेशियो, दैट इज कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है, ये दूसरा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को एन म्यू से लिखा जाता है, एन लिखो या म्यू लिखो, और इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन और म्यू से। और इसके बारे में कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कैसे होता है और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अलग अलग मीडियम के केस में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये वीडियो ये जो बात है वो हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।